ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का क्वेश्चन 1 असाइनमेंट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BSOC 133 का। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, राइट? तो हम पहले PDF एक बारी ओपन कर लेते हैं, इग्नू वाली। यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है सब्जेक्ट का, एंड देन यू हैव बैचलर ऑफ आर्ट्स रिटन ओवर हियर। हाँ, यहाँ पे आपका कोर्स कोड भी है, एंड दिस इज योर कोर्स नेम, दैट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। ना यहाँ पे आपके लिए एक लेटर दिया हुआ है, डियर स्टूडेंट स्टेट करके। नाउ यहाँ पे आपकी साइकिल दी हुई है कि आपको कब अपना असाइनमेंट सबमिशन करना है। तो जुलाई 2024 स्टूडेंट्स के लिए जो सबमिशन डेट है असाइनमेंट की, दैट इज 30th अप्रैल। एंड जनवरी 2025 स्टूडेंट्स के लिए जो सबमिशन डेट है असाइनमेंट्स की, दैट इज 31st अक्टूबर। हाँ, ये तो आपने जान लिया। यहाँ पे एक और जो चीज़ है, जो बच्चे कई बारी नहीं ध्यान उनका जाता है या फिर वो नहीं रीड करते एक्सटेंसिवली, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फॉलोइंग पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपको अपना असाइनमेंट करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स इन फॉलोइंग पॉइंट्स के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें अलोंग विद कंटेंट जो आप लिख रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, वो तो ऑफ कोर्स हर एक बच्चे को पता है, बट ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इग्नो जिस बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स देता है। फिर बताऊँ क्या, कई बार क्या होता है, बच्चे कहेंगे कि मैम आपने जो बताया हमने वैसे वैसे लिखा, बट मार्क्स अच्छे आए नहीं, क्योंकि आप आधी बातें सुनते हो, आधी बातें नहीं सुनते हो। मैंने आपको इतनी बारी ऑलरेडी, मैं BSOC 131 132 के टाइम से वीडियो से बोलती आ रही हूँ कि आपको कि जो इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो है, अभी भी देखो आपको लिंक आ रहा होगा यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में, मैं हर एक वीडियो में डालती हूँ कि कभी किसी वीडियो में आपको स्किप हो जाए, माइंड से उतर जाए, तो आप वो वीडियो देख लो। अब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट। मुझे पता है कि इग्नो मार्किंग स्कीम कैसे दे रहा है, किस तरीके से वो मार्क्स देता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है, प्रेजेंट करना है, और आप किस तरीके से बेस्ट मार्क्स अपने अचीव कर सकते हो असाइनमेंट्स के अंदर, राइट? तो वो वाली वीडियो आप देख लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। रेस्ट इज अप टू यू, रेस्ट तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, राइट? एक एफर्ट आपका लगेगा वो वीडियो देखने में, 10-15 मिनट की वो वीडियो है। आप एक वीडियो से आपको हर एक असाइनमेंट में आपको हेल्प होएगी, अलोंग विद दैट आपको एग्जाम में हेल्प होएगी, राइट? तो इस तरीके से जो आपकी ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको कंडक्ट करनी है, किस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट क्वेश्चन राइटिंग करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद असाइनमेंट। जो आपका असाइनमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है विद सब्जेक्ट हेडिंग, एंड यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क का असाइनमेंट रहेगा। जो फाइनल जो मार्क्स रहते हैं वो 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की, है ना? मान लो आपके 100 में से कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, आपके 90 आ रहे हैं, तो वो जो 90 है उसको 100 को 30 में करके वो 90 आपके आउट ऑफ 30 अब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से, और जो फाइनल आपका एग्जाम रहता है वो 70% वेटेज उसकी रहती है। तो इस तरीके से इग्नू का ही चलता है, एंड ऑफ कोर्स 30% इज अ बिग 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 नंबर। 30% बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप अच्छे से मार्क्स असाइनमेंट अपना करते हो तो यू कैन स्कोर बेटर, राइट? तो आपका जो फाइनल जो मार्क्स आते हैं ना, उसमें आपकी जो एक ओवरऑल जो ग्रोथ है, एक ओवरऑल जो आपका जंप है असाइनमेंट के मार्क्स की हेल्प से, वो देखने को मिल जाता है ना। यहाँ पे जो आपका देखो, इन्होंने फिर से क्या किया, BSOC 133 में असाइनमेंट 1 2 3 लिख दिया, और लास्ट में क्या था, लास्ट BSOC 132 में यहाँ पे सेक्शंस लिखे हुए थे। सो जो आपके इसमें लिखा हुआ है PDF में, आपको उसी तरीके से लिखना है। आपको हेडिंग डालनी है असाइनमेंट 1 की, एंड देन आपको 1 2 क्वेश्चन उसके अंदर करने हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दोनों 500 वर्ड्स में आपको करने हैं, 20 मार्क का क्वेश्चन है। असाइनमेंट 2 मतलब कि सेक्शन 2 जो है उसमें 3 क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में करने हैं, एंड 10 मार्क का हर एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो असाइनमेंट 3 है आपका, इसमें आपको 100 वर्ड्स में आंसर देने हैं, 5 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्कर हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपकी जो PDF है ये आपको मिली हुई है इग्नू की तरफ से। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक अलोंग विद द
वीडियो, राइट? कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर देना। बाकी तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता ही दी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन वन, जहाँ पे हमें डर्कहाइम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडेरिटी है और कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में। ये क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं स्टार्ट अपना। इसी से क्वेश्चन वन से ही हम अपना BSOC 133 का असाइनमेंट जो है वो बिगिन करते हैं। एमिली डर्कहाइम क्या है? वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स है सोशियोलॉजी की, जिन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए वो। अब सोशल सॉलिडेरिटी क्या है? सॉलिडेरिटी, सॉलिड नाम से आपको समझ में आ जाए। सॉलिड मतलब कि कनेक्टेड जो लोग हैं, बिल्कुल ऐसे सॉलिड जुड़े हुए हैं ना, यू कह देते ना कि भाई हमारा तो सॉलिड रिश्ता है। वो सॉलिड मतलब कि वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या बॉन्ड। तो उसी तरीके से एमिली डर्कहाइम ने सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट बताया, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कैसे ये जो कनेक्शन है ये कैसे सोसाइटी में ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब उन्होंने दो टाइप ऑफ सॉलिडेरिटी बताई, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, जिनके जो जिनका जो फंक्शन है सोसाइटी के अंदर वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये जो टाइप ऑफ सॉलिडेरिटी है दोनों टाइप की, ये बताता है कि सोसाइटी के अंदर स्टेबल और ऑर्गेनाइज कैसे रह सकते हैं, कैसे जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर उसके बावजूद भी ये जो कनेक्शन है, फॉर्म है, बॉन्ड है, ये कैसे जो अपना कांस्टेंट वो हम अपना क्रिएट करके उसको फॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिडेरिटी है दैट इज मैकेनिकल, जहाँ पे जो सोशल ऑर्डर देखा गया है ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर। अब देखो मैकेनिकल आपको नाम से पता चल रहा होगा, मैकेनिक्स से वो निकली है। और मैकेनिक्स कब थे? वो थे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर, जहाँ पे लोगों की सिमिलर ऑक्यूपेशन थी, सेम तरीके का जीने का ढंग था, और सेम तरीके के जो उनके पर्सपेक्टिव है, बिलीफ है, सोच है, राइट, वो सेम ही थे। ऐसी सोसाइटीज के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, और वो लो डिवीजन ऑफ लेबर में आते हैं, बिकॉज जो ज्यादातर लोग होते हैं वो सिमिलर इकोनॉमिक, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर जॉब सेम हो गई तो सिमिलर ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, चाहे वो फार्मिंग है, हंटिंग है, या फिर हैंडीक्राफ्ट है। तो एक सेंस ऑफ यूनिटी लोगों के अंदर थी, बिकॉज वो सेम एक्सपीरियंसेस वो जी रहे थे, सेम जॉब उनकी थी, सेम उनके ट्रेडिशन थे, सेम बिलीफ थे। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर देखी जा सकती थी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के फीचर्स क्या आ जाएंगे? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्ट्रांग थी वहां पे, क्योंकि लोगों के कॉमन बिलीफ, वैल्यू और कस्टम थे, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ यूनिटी लोगों के अंदर थी। देन रिप्रेसिव लॉज थे, पनिशमेंट थी अगर कोई भी सोशल नॉर्म तोड़ता था, बिकॉज ऑफ कोर्स एक इतनी ज्यादा एकजुटता सोसाइटी के अंदर है, लोगों के अंदर है, और वही लोग, वही कहीं पे कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान कुछ भी गलत कर रहा है तो पनिशमेंट बहुत मतलब कि बहुत कठोर पनिशमेंट मिलती थी, बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट थी, ताकि हार्श पनिशमेंट भी इसलिए थी ताकि कोई भी दूसरा इंसान वो गलती ना करे, एक यूनिफॉर्मिटी, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके एक बरकरार रहे सोसाइटी के अंदर। थर्ड आ जाएगा लिटिल इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। अब पीपल क्या है, एक कलेक्टिव तरीके से फंक्शन करे, जहाँ पे एक मिनिमल एम्फेसिस देखने को मिलता था पर्सनल चॉइसेस के ऊपर, राइट? लोग ज्यादातर कलेक्शन के बारे में सोचते थे, सोसाइटी के बारे में पहले सोचते थे अपने से पहले, तो इंडिविजुअलिज्म इतना नहीं था, कलेक्टिविज्म ज्यादा था ना। फोर्थ आ जाएगा सिमिलैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स। तो ज्यादा वेरिएशंस ना होने की वजह से, क्योंकि ऑक्यूपेशन सेम है, रिलीजियस बिलीफ सेम है, सोशल रोल सेम है, तो सिमिलैरिटी लोगों के अंदर थी, और तभी वो सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी लोगों के अंदर पैदा थी, पैदा थी या कंटिन्यू थी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ पे हर एक इंसान, हर एक उस कम्युनिटी का इंडिविजुअल सेम कस्टम फॉलो कर रहा है, सेम वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, सेम तरीके की उनकी जॉब है। लो ट्रेडिश ट्राइबल कम्युनिटी में तो क्या ही जॉब होगी, बट हाँ जो भी वो अपनी लाइवलीहुड के लिए हंटिंग गैदरिंग जो भी कर रहे हैं, तो एक सिमिलर जॉब ही दिखती थी हर एक ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। वहीं पे अगर कोई भी एक पर्सन वायलेट करता है कोई भी एक ट्राइब का नॉर्म, कोई भी एक ट्राइब का रूल, तो वहां पे क्या है, उसको चाहे तो बिल्कुल अलग कर देंगे सोसाइटी से, या फिर उसको बिल्कुल सीवियरली पनिश करेंगे, बहुत हार्श पनिशमेंट देंगे, ताकि और कोई दूसरा इंसान वो सेम चीज ना दोहराए। यूनिटी और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चीजों को रीइंफोर्स किया जाता था, पनिशमेंट्स दी जाती थी।
अब सेकंड आ जाएगा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अब यहाँ पे क्या है, सोशल ऑर्डर इन मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देखने को मिली। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन आती गई तो सोसाइटीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आई। अब कॉम्प्लेक्स हम क्यों बोलते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है कि गांठें बन गई सोसाइटी के अंदर, वो चीजें नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि हर एक डिफरेंट रीजन से हर एक टाइप का इंसान आके बसा हुआ है, हर किसी की लैंग्वेज अलग है, जीने का तरीका अलग है, रिचुअल्स कस्टम ट्रेडिशन फेस्टिवल सबके इतने डिफरेंट है। तो स्टडी को रीड करना, स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई द वर्ड कॉम्प्लेक्स केम इन। अब देखो मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या थी, सिमिलैरिटीज थे लोगों के अंदर, लेकिन वहीं पे अगर हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करें तो लोगों के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इंसान का एक स्पेसिफिक रोल है। और ये हाई डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हुआ है। मतलब कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपने देखा होगा ना कि कन्वेयर बेल्ट चलती चलती आ रही है। अगर कोई इंसान, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की जो जॉब है, उसकी जॉब है फॉर एग्जांपल बॉटल को शेप देने की, जब तक वो बॉटल को शेप नहीं देगा तो वो जो नेक्स्ट पर्सन है लाइन के अंदर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, वो उसको ढक्कन कैसे लगाएगा, है ना। और अगर वो ढक्कन नहीं लगाएगा तो उसके ऊपर उसको वो सील कैसे हो पाएगी उसकी कैप, राइट। तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड रोल बनते गए, क्योंकि हाई डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिला विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक इंटरडिपेंडेंस लोगों की जुड़ गई, राइट, एक दूसरे के ऊपर। ना फीचर्स की बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई डिवीजन ऑफ लेबर है, लोगों की बहुत डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जिसके लिए एक म्यूचुअल डिपेंडेंस बनी रहनी चाहिए। सेकेंड इज रेस्टिट्यूटिव लॉज, मतलब कि हार्श पनिशमेंट्स नहीं है, बट जो लीगल सिस्टम है वो फोकस करता है कि बैलेंस को फिर से सोसाइटी के अंदर लाना चाहिए, जहाँ पे हम उनको कॉम्पनसेशन देते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आते हैं। थर्ड फीचर आएगा वीकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब लोगों के अंदर क्या है, डिफरेंट बिलीफ लाइफस्टाइल लोगों का है, जिसकी वजह से इंडिविजुअलिज्म लोगों के अंदर आ गया। एक वो जो कलेक्टिव फीलिंग है ना, यूनिटी वाली जो फीलिंग है सोसाइटी के अंदर, वो नहीं रही, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सिमिलर थिंग्स टू शेयर, राइट। कॉमनैलिटी खत्म हो गई लोगों की, इसलिए इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया। ना फोर्थ इज इंटरडिपेंडेंस अमंग इंडिविजुअल्स। अब जितनी भी सोशल कोहेजन है सोसाइटी के अंदर, वो आई है क्योंकि डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है। वो जॉब के मामले में, लेबर के मामले में, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू फंक्शन। तो इंटरडिपेंडेंस उस तरीके से आती है ना। एग्जाम्पल, एक मॉडर्न अर्बन सोसाइटी है जहाँ पे एक डॉक्टर डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर खाने के लिए, वहीं पे एक फार्मर है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर निर्भर है, बिकॉज उसको वहां से टूल्स मिल रहे हैं। वहीं पे एक मैन्युफैक्चरर है, वो उसको वर्कर्स की जरूरत है ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को बनाए, राइट। ऑल दो हर एक इंडिविजुअल्स अलग ऑक्यूपेशन में, अलग लाइफस्टाइल है, बट स्टिल वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एंड सोशल डिपेंडेंसी क्रिएट होती हुई दिख रही है या फिर क्रिएट हो ही रखे हैं, राइट। यू कैन सी ऑल अराउंड योर सोसाइटी की कैसे कैसे इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई है। नाउ अब ये सॉलिडारिटी कैसे सोशल ऑर्डर लेके आ रही है, हमने सॉलिडारिटी के बारे में बात कर ली, दोनों टाइप ऑफ सॉलिडारिटीज हमने जान ली, लेकिन इससे सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिडारिटी से क्या लेना है हमारा, कि स्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर आ रही है, जहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी स्टेबिलिटी ला रही है ट्रेडिशन के द्वारा, एक लोगों का शेयर्ड ट्रेडिशन है, शेयर्ड फीलिंग है। वहीं पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस के द्वारा सॉलिडारिटी आ रही है। सेकंड इज सोशल इंटीग्रेशन। दोनों सॉलिडारिटी एक लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक मतलब कि एक दूसरे से जो जुड़ाव है, कनेक्शन है, वो महसूस करवाते हैं, जिसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं और कॉपरेशन लोगों के अंदर इंस्टिल होती है। थर्ड इज अडेप्टेशन टू चेंज। अब सोसाइटीज नेचुरली मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में ट्रांजिशन होती है, ताकि एक जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो रेलिवेंट रहे और सब एक दूसरे से जुड़े रहे, कोहेसिव रहे। फोर्थ इज रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। जितने भी लॉज कस्टम्स इंस्टीट्यूशन है वो हर एक इंडिविजुअल के एक्शन को गाइड करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके की डिसरप्शन है सोसाइटी में, वो ना आए।
फिफ्थ इज स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अलाउ करती है सोसाइटीज को कि वो एफिशिएंटली फंक्शन करे, जहाँ पे वो उनको डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, ताकि इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस किसी भी सोसाइटी की रुके ना। ना एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर। ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है, राइट, जो यहाँ पे हम आपकी पीडीएफ में भी दिया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, तीनों पॉइंट्स में जो आपका कंक्लूजन पार्ट है वो आ जाता है। तो यहाँ पे विदाउट कंक्लूजन, ऐसा ही ऑलवेज मेंशन कि आपको अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। और यहाँ पे भी मैंने कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि जो डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट है सॉलिडारिटी का, वो हमें ये दिखाता है कि सोसाइटी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और स्टेबिलिटी भी उस जुड़ाव की वजह से सोसाइटी के अंदर आती है। और ये हमने थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द सोसाइटी, थ्रू आउट द टाइम्स देखा है। जहाँ पे मैकेनिकल सोलिडारिटी बात कर रही है कि यूनिटी आए शेयर्ड ट्रेडिशन और बिलीफ द्वारा, वहीं पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बात करती है कि कॉपरेशन आता है इकोनॉमिक और सोशल इंटरडिपेंडेंस के द्वारा। तो दोनों तरीके की सॉलिडारिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर, ऑर्डर इंश्योर करने के लिए, हार्मनी लाने के लिए और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। इसलिए बिकॉज सोसाइटीज एवर चेंजिंग है और वो चेंज होंगी, आगे भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिडारिटी आ जाए विद द चेंजिंग ऑफ सोसाइटी, बट ये सॉलिडारिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 ऑफ BSOC 133। ऐसे ही 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 2। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड बाय बाय।